हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। ठीक है, हमने देखा था कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में क्या डिफरेंस है और हम कैसे कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर सकते हैं। कोई भी दो कोहेरेंट सोर्स हमको बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं। अपने मेथड देखा था कि भाई बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हम लोग कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ वो जो मेथड हमने देखे उसको देखे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकता है कि सर आप दो कोहेरेंट सोर्स इस तरह जनरेट क्यों कर रहे हैं। आप कोई भी दो सोर्स ही ले लो ना लाइट के, दो बल्ब ले लो, दो ट्यूबलाइट ले लो, दो एलईडी ले लो, दो सोर्स ही ले लो। क्या वो दो सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते क्या? तो मैं आज का लेक्चर इसी के साथ स्टार्ट करूँगा कि क्या कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं क्या। कोहेरेंट का मतलब क्या था, याद है हमको? कोहेरेंट का मीनिंग था कि भाई जो वहाँ से लाइट निकली ना, वो लाइट का या तो फेज सेम होना चाहिए, ये फेज सेम होना चाहिए, है ना, या फिर फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और नॉन कोहेरेंट अपन उसको बोलते थे कि जहाँ पे फेज का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, फेज तो सेम है ही नहीं, लेकिन फेज का जो डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में पॉसिबल नहीं है क्या ऐसा कि अपन की जो लाइट निकले वेव की फॉर्म में, वेव की बात कर रहा हूँ, वेव की फॉर्म में जो लाइट निकले वो फेज डिफरेंस के बीच में कांस्टेंट हो? क्यों नहीं है पॉसिबल? है नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए अपन को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सोर्स से लाइट निकलती कब है। हमको ये पता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी जो चीज़ होती है, उसके अंदर एटम होते हैं। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है, ऐसा मानते हैं अपन। अच्छा, एटम जो होता है, कितने एटम होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर? एन नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। अब वो जो एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल कि बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रही है। लाइट कैसे निकल रही है कि भाई जो उसके अंदर गैस है ना, उसके एटम्स वो लाइट रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो एटम्स हैं वो बहुत सारे लार्ज नंबर में हैं, वो लाइट रिलीज़ कैसे कर रहे हैं? हमको पता है एटम जो होता है उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स के बारे में अपन ने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट, है ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, इसी तरह nth एनर्जी लेवल होते हैं ना। अब क्या होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट ऑर्बिट्स में, मतलब एनर्जी लेवल्स में होते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि भाई लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जाता है। कब? जब उसको एनर्जी मिलती है। जैसे कि भाई बल्ब में फिलामेंट है, ठीक है, वो फिलामेंट को अपन ने हीटअप किया। ठीक है, उससे एनर्जी किसने ली? उसके अंदर जो गैस फील्ड है उसके एटम ने ली। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, मतलब नीचे से ऊपर गया, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने को अपन क्या बोलते हैं कि भाई एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अपना इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो अपन को ये भी पता है, ये पढ़ा होगा हमने केमिस्ट्री में, कि 10⁻⁸ सेकेंड तक वो अपने एक्साइटेड स्टेट में रहता है, हायर एनर्जी लेवल में रहता है। फिर वो क्या करता है? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तब तो वो एनर्जी लेता है। ठीक है, लेकिन जब वो वापस इतने टाइम तक 10⁻⁸ सेकेंड तक रुक कर ऊपर से नीचे आता है, तो आते टाइम इस एनर्जी को क्या कर देता है? वो रिलीज कर देता है। अभी एनर्जी अगर रिलीज हुई है किसकी फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में, तो अपन को ये किसकी फॉर्म में दिखेगी? यहाँ से फोटोन की फॉर्म में अगर रिलीज हुई है तो अपन को ये दिखेगी किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। तो लाइट अपन को ऐसे दिखती है। इसका मतलब ये जो यहाँ से निकला फोटोन, मैं बोल रहा हूँ क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लूँ तो वेव निकलेगी यहाँ से। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? वेव की फॉर्म में रिलीज होगी। तो वो वेव की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुई, लाइट एनर्जी रिलीज हुई, और लाइट एनर्जी मुझे दिखती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया एक्साइटेड स्टेट से, अपनी dx लोअर एनर्जी लेवल में आया, तो लोअर स्टेट में आया तो उसने एनर्जी रिलीज कर दी। ये एनर्जी रिलीज कर दी, ये चली गई वेव की फॉर्म में, एक लाइट गई। कोई दूसरा एटम है, उस दूसरे एटम के अंदर फिर कोई इलेक्ट्रॉन, उसने एनर्जी ली, वो एनर्जी लेकर नीचे से फिर ऊपर चला गया। ऊपर से नीचे आया तो उसने भी ये फोटोन रिलीज कर दिया, कोई दूसरी वेव आ गई। ठीक है, तो इस तरह ये जो सोर्स है ये क्या कर रहा है? इसी तरह की वेव्स निकाल रहा है। इसके साइड में दूसरा सोर्स है, वो भी क्या कर रहा है? वेव निकाल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है
कि इन दोनों का फेज सेम कब हो सकता है, इन दोनों का फेज सेम कब हो सकता है, जब ये सेम टाइम इंस्टेंट पे वहाँ से रिलीज़ हो। ठीक है, अगर दोनों एक सोर्स ये रहा फर्स्ट, एक सोर्स ये रहा जिसके एनर्जी लेवल सेम है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिर ये यहाँ से ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इसकी वेव भी हो गई, इसकी वेव भी हो गई। अब ये दोनों वेव का फेज सेम तब भी हो सकता है जब दोनों सेम टाइम पे निकले। कितने एटम हैं ऐसे, एन नंबर ऑफ एटम्स हैं। कब कौन सा किस टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा, रिलीज़ करेगा एनर्जी, हम इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब उनके बीच में डिफरेंस वो नैनो सेकेंड्स का हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि भाई रैंडम ही तो वो एनर्जी लेगा, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन रैंडमली वो नीचे से ऊपर जाएगा, और रैंडमली ही क्या होगा, किसी भी एटम से कभी भी एनर्जी का क्या हो सकता है, रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि ये दोनों सोर्सेज से ये जो वेव निकली, ये वेव एक ही साथ एक ही टाइम पे फिक्स रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, मतलब है ही नहीं कि ये सेम टाइम पे वहाँ से रिलीज़ हो। तो सेम टाइम पे अगर रिलीज़ नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनका फेज़ भी सेम नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट भी नहीं होगा। क्यों, मान लो एक बार बैठ भी जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम नहीं बैठे। ठीक है, दोनों के बीच में टाइम लैग कंपलसरी नहीं है कि इसके एक सेकंड बाद ये निकाल रहा है, इसके एक सेकंड बाद ये निकाल रहा है, इसके एक सेकंड बाद ये निकाल रहा है, इसके एक सेकंड बाद ये निकाल रहा है। नहीं, वो टाइम भी फिक्स नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं। रैंडमली दोनों अपनी मर्जी से एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो दोनों अपनी मर्जी से एनर्जी रिलीज़ करेंगे। कोई ना तो फिक्स टाइम है, ना फिक्स टाइम लैग है। ठीक है, ना दोनों का टाइम सेम है, तो इसलिए इनका फेज़ भी कभी भी सेम नहीं हो सकता, ना फेज़ डिफरेंस इनका कांस्टेंट हो सकता है कोई भी दो सोर्सेज का। इसलिए कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसलिए अपन क्या करते हैं कि कोहेरेंट सोर्स अगर अपन को लेने हैं तो एक ही सोर्स से बनाते हैं, एक ही सोर्स के डिवीजन करते हैं उसी लाइट के, उसी एनर्जी के। ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग आगे चलें। एक थ्योरम है विच इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में वैसे तो 11th क्लास में बात कर चुके हैं। कहाँ कहाँ पढ़ा था, एक तो याद हो आपको, ग्रेविटेशन में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, और एक शायद वेव जो आपने चैप्टर पढ़ा था ना, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन, उसके अंदर भी आपने उसके बारे में बात की थी। ठीक है, सुपरपोजिशन के बारे में। सुपरपोजिशन क्या कहता है, वेव वाला सुपरपोजिशन अप्लाई होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैसे तो टोटल बताता है, ठीक है, एडिशन करता है, सम निकालता है। ठीक है, यहाँ क्या करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है, जैसा अपन ने वेव्स में लास्ट ईयर भी पढ़ा था 11th क्लास में, अब वेव की बात करेंगे अपन, क्योंकि अपन वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं लाइट का। मान लो दो लाइट वेव आ रही है, एक ये आ रही है, एक दूसरी लाइट वेव ये आ रही है। ठीक है, अच्छा डी ब्रोगली ने तो ये कह ही दिया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा है कि अगर लाइट के साथ लाइट इंटरेक्ट करती है तो उसका अपन को वेव नेचर देखने को मिलता है। लाइट के साथ लाइट इंटरेक्ट कर रही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, तो वेव नेचर ही देखने को मिलेगा। अगर ये लाइट इस दूसरी लाइट के साथ आके किसी एक पॉइंट पे मिल जाती हैं दोनों, ठीक है, ये इधर से इधर आ गई, इधर से इधर आ गई, ठीक है, तो क्या होगा कि एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। अब वो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, ये रिजल्टेंट वेव बनेगी। ठीक है, अब ये जो वेव्स हैं, वेव का इक्वेशन पता है अपन को, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये y, ये इसका फर्स्ट वाले का y1, ठीक है, ये क्या होता है, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये होता है एम्पलीट्यूड। ऐसे इसका मान लो y2 इक्वल टू ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है फाई का दोनों के बीच में, इसका फेज फाई, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाई, तो डिफरेंस फाई का हो गया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये दोनों लाइट वेव जाके किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन करती हैं, उससे नई लाइट वेव बनती है। तो ये जो न्यू वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा y,
दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ all vector sum of displacements of all the individual waves। मतलब जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सारी इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के, रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सारी इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। दो की बात की है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मोर देन 2 भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 n तक हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, y2 है, y3, yn तक डिस्प्लेसमेंट अगर है और वो वेव से एक पॉइंट पे आगे ज्वाइन कर रही हैं तो रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बात आई क्या समझ में? अब ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, इसके बेसिस पे एक फिनोमेना हमको पढ़नी है। कौन सी फिनोमेना पढ़नी है? विच इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, इंटरफेरेंस फिनोमेना तो वैसे तो लास्ट ईयर भी थोड़ा सा पढ़ी थी, किसके अंदर पढ़ी थी, लेकिन वो साउंड के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ देखते हैं लाइट के अंदर कैसे होगी इंटरफेरेंस। वर्ड समझ में आ रहा है? इंटरफेयर से बन रहा है, मतलब दो वेव एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर करेंगी तो इंटरफेरेंस जनरेट होगा। है क्या वो देखें भाई। क्या होगा कि मान लो दो वेव हैं, ठीक है, अब वो दो वेव क्या कर रही हैं? वो दो वेव किसी एक पॉइंट पे आके ज्वाइन करती हैं। एक ये वेव, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन से चल के आ रही है। एक दूसरी वेव, ये भी ऐसी चल के आ रही है। ठीक है, आई दोनों एक पॉइंट पे मिल गई मतलब सुपर इम्पोज हो गई। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा तो क्या हो गई? ये सुपर इम्पोज हो गई इस पॉइंट पे। दीज वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, सुपर इम्पोज हो गई। जब ये वेव सुपर इम्पोज होंगी तो क्या होगा कि भाई एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। ठीक है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने पढ़ा ही। अब वो जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका ये डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट वेव मुझे मिली, ये जो रिजल्टेंट वेव है उस रिजल्टेंट वेव वो लाइट की वेव है तो उसकी कुछ ना कुछ फिक्स इंटेंसिटी और कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट वेव मिली दो वेव से मिलने से, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इंटरफेयर आपस में कर रही है। इंटरफेयर करने से क्या हो रहा है? एक मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंटरफेयर से जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा कोई भी दो लाइट वेव्स के, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, बात समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? कि अगर कोई भी दो वेव हैं ये लाइट की, अच्छा ये आएंगी कहाँ से? कोरेंट सोर्स से। ये और ध्यान रखना है, कोरेंट सोर्स आनी चाहिए। ठीक है, कोरेंट सोर्स से आके अगर कोई भी लाइट वेव्स क्या करती हैं? सुपर इम्पोज करती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी ना उसमें क्या होगा भाई? रिजल्टेंट वेव मिलेगी तो उस रिजल्टेंट वेव में क्या होगा कि देखो ये पैटर्न मुझे मिलेगा, कोई ना कोई रिजल्टेंट वेव मिलेगी तो उसमें क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स पे तो ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, कुछ प्लेसेस पे क्या होगा? जीरो होगा। तो इस तरह का रिजल्ट जब मुझे मिला, किससे मिला? वेव्स के इंटरफेयर करने से। तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये जो फिनोमेना है ना, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा मिलेंगी दो वे भी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से चल के आएंगी, दोनों सेम डायरेक्शन से चल के आएंगी, कोरेंट होंगी आपस में। ठीक है, फिर भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे बनेगा? मान लो एक वेव थी ये, ठीक है, ये वाली, इसके साथ ये दूसरी वेव आके सुपर इम्पोज कर रही है। और सुपर इम्पोज कर रही है तो क्या हो रहा है कि भाई देखो ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉफ हो गया। ठीक है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रॉफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रॉफ के साथ ट्रॉफ मिल रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेव जो होगी ना उसमें क्या होगा कि भाई क्रेस्ट क्रेस्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या होगा कि भाई जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और उसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। भाई क्या होगा
कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, क्रेस्ट से तो मिले क्रेस्ट, ट्रॉफ से मिले ट्रॉफ, तो क्या होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, साथ में इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये जो टाइप का इंटरफेरेंस होगा, इस इंटरफेरेंस को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्स्ट्रा अपन को मिल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हुआ। अगर ऐसा हो कि भाई एक ये वेव ये हो गई, ये दूसरी वेव ये हो गई, क्रेस्ट के साथ ट्रॉफ, ट्रॉफ के साथ क्रेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिजल्टेंट वेव है उसमें क्या होगा कि भाई ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा ना रिजल्टेंट वेव का, वो मिनिमम ऑलमोस्ट सारी अपोजिट आएगी तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर और थोड़ा आगे पीछे है तो मिनिमम हो जाएगा। तो अगर मान लो क्रेस्ट के साथ ट्रॉफ मिल रहा है, ट्रॉफ के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम, मिनिमम जीरो मान लूँ, ठीक है, और इंटेंसिटी भी मिनिमम। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी अगर दोनों मिनिमम होंगी तो जो इंटरफेरेंस होगा, पैटर्न तो कोई ना कोई बनेगा ही वेव का, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस जनरेट होगा उस इंटरफेरेंस को अपन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है भाई कि ये जो इंटरफेरेंस की फिनोमेना है ना, ये इंटरफेरेंस की फिनोमेना को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था थॉमस यंग ने, और थॉमस यंग ने इसको एक्सप्लेन किया था 1802 में। अब थॉमस यंग ने जो एक्सप्लेन किया तो उसने, अच्छा कोरेंट सोर्स चाहिए, कोरेंट सोर्स उसने बनाई किससे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से, ठीक है। और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के लिए उसने स्लिट यूज़ की थी, इसलिए उसने जो एक्सपेरिमेंट उस टाइम किया ना, उस एक्सपेरिमेंट को ही हम देखेंगे, ठीक है, उसी से अपन इस इंटरफेरेंस को समझेंगे। और उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज़ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो अपन देखते हैं क्या है। देखो हमको क्या देखना है, हमको देखना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। किसने किया, यंग ने किया, थॉमस यंग ने। कब किया, 1802 में। क्या देखा उसने, उसने क्या किया, उसने एक लाइट का सोर्स लिया। क्या लिया, एक लाइट का सोर्स, लाइट इज सोर्स लिया उसने, एक लाइट का एस सोर्स लिया। अच्छा जो लाइट का सोर्स है ना, ये उसने मोनोक्रोमेटिक लिया। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, तो सिंगल कलर का सोर्स लिया, रेड कलर का ले लो, ब्लू कलर का ले लो, सिंगल कलर का सोर्स लिया। सोर्स है। वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी ये कहती है कि इससे तो भाई निकलेगी क्या, वेव फ्रंट निकलेंगे, ठीक है। अच्छा वेव फ्रंट तो निकलेंगे, लेकिन वेव्स भी तो होंगी ना भाई, वेव फ्रंट तो निकलेंगे, वेव्स भी तो होंगी। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव्स का लोकस ही तो होता है। तो वेव्स निकल रहे हैं, उनका लोकस ज्वाइन करवा लिया, उसको वेव फ्रंट बोल रहे हैं। वेव्स निकल रही हैं, वेव फ्रंट निकल रही है, की बात है। लाइट इससे वेव फ्रंट ये निकलेगा। अच्छा पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, है ना, पढ़ चुके हैं ना इसी चैप्टर में पहले। ये लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट ये ऐसे निकलेगा, ठीक है भाई, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है। अच्छा मैंने डॉट, एक तो लाइन डॉटेड बनाई है, एक सॉलिड बनाई है। ऐसा क्यों किया है, मैंने क्या है भाई, जो डॉटेड लाइन है ना उससे तो डिनोट किया है क्रेस्ट को, और सॉलिड लाइन से ट्रॉफ को, ठीक है, दोनों डिनोट कर दिए मैंने। अच्छा वेव की फॉर्म में देखूँ तो क्रेस्ट ट्रॉफ क्या होते हैं ना, पता है ना, ये अप्स, ये डाउन, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉफ हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि भाई जा तो ऐसे वेव्स रही होंगी ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो उनके लोकस मैंने ज्वाइन करवा दिए हैं, ठीक है, लोकस ड्रॉ कर दिया है, तो मेरे को क्या मिल रहा है,
क्रेस्ट एंड ट्रॉफ मिल रहा है। डॉटेड लाइन जो है वो क्रेस्ट है और सॉलिड लाइन जो है वो ट्रॉफ है, ठीक है, एक ही सोर्स है। इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स चाहिए, दो सोर्स चाहिए, तो इसने क्या किया, स्लिट बनाई। स्लिट कैसे बनाई, स्लिट ऐसे बनाई कि मैं मान लो ये बोर्ड ले लूँ, ठीक है, ऐसा एक कार्ड बोर्ड ले लूँ, उस पर एक ऐसे होल करूँ, उसके नीचे कुछ mm पे ऐसे होल करूँ, तो क्या होगा, पीछे से लाइट आएगी, तो ये जो पूरा एरिया ये कवर है इसमें से लाइट दिखेगी नहीं मेरे को, ये मैंने कट कर रखा है, इसमें से लाइट मेरे पास निकल के आएगी। अब ये वेव फ्रंट क्या होगा, अच्छा इसको ऐसे डिनोट करता हूँ मैं ना, ऐसे बनाया था, साइड से देखेंगे अपन इसको ऐसे करके देखेंगे तो एक ये और दूसरा ये, ठीक है, ये हो गया, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, ठीक है। सामने से तो स्पेसिंग है भाई, मैंने स्पेसिंग बनाई है टोटल मिला के, है ना, साइड से देख रहा हूँ ये स्पेसिंग है। अब क्या होगा कि भाई ये वेव फ्रंट आके इन स्पेसिंग्स पे इंसिडेंट होगा। अब ये वेव फ्रंट आके जब इन स्पेसिंग्स पे इंसिडेंट होगा तो क्या हो रहा है कि भाई ये वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एज फ्रेश सोर्स वर्क करता है ना। ये जो आए हैं तो प्राइमरी वेव फ्रंट हैं। अब इसका हर एक पॉइंट एज फ्रेश सोर्स वर्क करेगा तो क्या होगा कि भाई ये पॉइंट इधर इंसिडेंट हुआ ना, इधर इंसिडेंट हुआ तो इधर से क्या करेगा, फिर वापस ही अपना वेव फ्रंट निकालना स्टार्ट कर देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये भी पॉइंट सोर्स है ना, तो इससे भी ऐसे, ये देखो ऐसे निकलना स्टार्ट, वही क्रैश एंड ड्रॉप, ऐसे, ठीक है। ये देखो क्रैश एंड ड्रॉप की फॉर्म में निकल गए एक सोर्स से, ये तो S1 से निकले, S2 का देख लो, ऐसे S2 से, देखो भाई। तो क्या हुआ कि जो मैंने ब्लैक से बनाया है वो S1 सोर्स से निकला वेव फ्रंट, जो रेड से बनाया है वो S2 से निकला। अब देखो यहाँ बीच में इन पॉइंट्स पे दिख रहा है मेरे को, यहाँ देखो ये यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, तो देखो क्रेस्ट के साथ ये सॉलिड लाइन क्या है, ट्रॉफ, डॉटेड लाइन क्या है, क्रेस्ट, देखो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रॉफ के साथ ट्रॉफ मिल रहा है, ठीक है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रॉफ के साथ ट्रॉफ मिल रहा है इन पॉइंट्स पे, या क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, क्रेस्ट के साथ ये ट्रॉफ के साथ ट्रॉफ मिल रहा है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये देखो क्रेस्ट के साथ और ये ट्रॉफ मिल रहा है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो मुझे क्या होगा कि भाई डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ क्रेस्ट के साथ ट्रॉफ, ट्रॉफ के साथ क्रेस्ट, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ये मिल रहे हैं। यंग ने क्या देखा था, यंग ने सामने की स्क्रीन लगाई थी, ठीक है। यंग ने जब ये स्क्रीन लगाई तो क्या देखा यंग ने कि भाई स्क्रीन पे कुछ लाइंस मिलती हैं, ठीक, कुछ स्ट्रिप्स मिलती हैं। कैसी स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड वाइट, डार्क एंड ब्राइट, ठीक है। कैसे कि भाई बिल्कुल सामने, तो उसने देखा कि एक वाइट स्ट्रिप मिली, इधर क्या मिली, एक वाइट स्ट्रिप मिली, दिस इज वाइट स्ट्रिप, ठीक है। बनाई ब्लैक से है लेकिन क्या मिली, रेड से बना देता हूँ उसको, वाइट स्ट्रिप मिली, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट मैनर में ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ये स्ट्रिप्स मेरे को मिली।
ये ब्लैक, ये फिर वाइट, ठीक है, ये ब्लैक वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि सामने स्क्रीन पे अपन को ब्लैक एंड ब्राइट क्या मिलती हैं, डार्क एंड ब्राइट स्ट्रिप्स मिलती हैं। उनको क्या बोला उसने, फ्रिंजेस बोला। क्या है ये ब्राइट फ्रिंज, ये क्या है डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये नीचे फिर क्या है डार्क फ्रिंज। तो ये जो पैटर्न उसको मिला, स्क्रीन पे पैटर्न मिल रहा है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का, इस पैटर्न को उसने बोला इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अब ये जो पैटर्न उसको मिला ना, इस पैटर्न को ही उसने डिस्क्राइब किया, ठीक है। और इस पैटर्न को डिस्क्राइब करके इसका रीजन दिया, मैथमेटिकल रीजन भी दिया, मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी दिया कि भाई ये फ्रिंजेस मेरे को क्यों मिल रही हैं। उसने क्या बताया, उसने बताया कि भाई देखो ये लाइट आपस में वेव फ्रंट क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। दिख रहा है ना मेरे को सामने डायग्राम में भी दिख रहा है कि देख लो ये इंटरफेरेंस आपस में हो रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। दिख रहा है मेरे को कि भाई देखो ये पॉइंट यहाँ काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ये क्रेस्ट को ट्रॉफ काट रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्रेस्ट को क्रेस्ट काट रहा है, इस पॉइंट पे क्रेस्ट को ट्रॉफ काट रहा है, इस पॉइंट पे ट्रॉफ को ट्रॉफ काट रहा है, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो ऐसे ही स्क्रीन पे जाके सुपर इम्पोज हो रहे होंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे जाके सुपर इम्पोज हो रहे होंगे तो क्या हुआ होगा कि स्क्रीन पे जब ये सुपर इम्पोज हुए तो जिस पॉइंट पे क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट या ट्रॉफ के साथ ट्रॉफ सुपर इम्पोज हुआ, उस जगह पे तो मेरे को लाइट की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिली, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम मिला, और इन दोनों के मैक्सिमम मिलने की वजह से वहाँ पे मेरे को लाइट ही लाइट दिखेगी। मतलब वहाँ मेरे को क्या दिखेगी, ब्राइट फ्रिंज या वाइट फ्रिंज दिखेगी, ब्राइट वाइट कुछ भी बोल लो, ठीक है। लेकिन स्क्रीन पे जिन पॉइंट्स पे जाके क्रेस्ट के साथ ट्रॉफ या ट्रॉफ के साथ क्रेस्ट सुपर इम्पोज हो रहा है, उन पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है लाइट के, वो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। मिनिमम बोल सकता हूँ मैं ना, मिनिमम या जीरो हो जाएंगे। तो जहाँ मिनिमम या जीरो हो गए उस जगह पे मेरे को जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम जीरो हो गए, तो उस जगह पे मेरे को क्या मिलेगी, उस जगह पे मेरे को डार्कनेस मतलब डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह वेव्स के सुपर इम्पोज होने से जो पैटर्न मिला, इसको तो अपन बोलेंगे क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न। और यंग ने ये एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट, डबल होल वाला ये अरेंजमेंट बनाया, ठीक है, डबल स्लिट का यूज़ करके किया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब कहाँ डार्क बनेगी, कहाँ ब्राइट बनेगी, कैसे कैसे बनेंगी, उसके लिए अपन को इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, वो भी यंग ने दिया था, ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है भाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।